हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप के मेंडेलियन डिसऑर्डर हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक्ड कैटेगरी। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो किस वजह से अपीयर होते हैं, ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, दैट इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एन्यूप्लॉइडी आपने पढ़ा था। एंड सेकेंड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल एब्रेशन, जिसमें क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आता है। तो जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है 3 कैटेगरी के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आपके सिलेबस में है विच इज़ कॉज्ड बाय ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, दैट इज़ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, थोड़ी सी फिर से रिकैप करा देती हूँ आपको क्रोमोसोमल म्यूटेशन, कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन के पीछे बहुत सारे रीज़न रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और यदि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज आता है या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है तो इट लीड टू एबनॉर्मेलिटीज़ इन द इंडिविजुअल एंड दैट डिसऑर्डर इज सेड टू बी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो व्हाट आर द मेजर कॉज बिहाइंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर? तो नाउ बट दिस डिसऑर्डर नॉट स्टडीड बाय पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस में इसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इन पेडिग्री एनालिसिस वी जस्ट स्टडी मेंडेलियन डिसऑर्डर विच फॉलो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अराइज ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दैट इज़ एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पे हम पॉलीप्लॉइडी टर्म यूज़ नहीं किया मैंने, क्योंकि पॉलीप्लॉइडी जस्ट इंड्यूस इन प्लांट नॉट इन ह्यूमन। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ किस तरह की क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नोटिस होते हैं या रीज़न होते हैं एन्यूप्लॉइडी, वेयर द नंबर इंक्रीजेज, 1 और 2 नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं, जहाँ पे पूरे सेट में चेंज नहीं आता, नंबर घटते बढ़ते रहते हैं, देन वी यूज टर्म एन्यूप्लॉइडी। तो अराइज ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन, एन्यूप्लॉइडी और क्रोमोसोमल एबरेशन। व्हाट डू मीन बाय क्रोमोसोमल एबरेशन? जहाँ पे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, देन वी यूज टर्म क्रोमोसोमल एबरेशन। नाउ कम ओवर कैटेगरी ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो आपके सिलेबस में है। तो आज के सेगमेंट में हम 3 डिसऑर्डर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम विच वॉज फर्स्ट नोटिस्ड बाय लैंगडॉन डाउन, जिनके नाम पे इस सिंड्रोम का नाम दिया गया है, जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंगडॉन फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लैंगडॉन डाउन। दैट्स व्हाई दिस सिंड्रोम इज सेड टू बी डाउन सिंड्रोम इन 1866। सबसे पहले इस सिंड्रोम को किन्होंने नोटिस किया था बेटा? लैंगडॉन डाउन ने। दैट्स व्हाई दिस सिंड्रोम इज सेड टू बी डाउन सिंड्रोम। सेकेंड आपके सिलेबस में है टर्नर सिंड्रोम। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय टर्नर। किसने इसको रिपोर्ट किया था? फर्स्ट रिपोर्टेड बाय टर्नर इन 1938। एंड द थर्ड कैटेगरी इज क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। Klinefelter syndrome. It was first reported by Klinefelter साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने इसको सबसे पहले नोटिस किया था। एंड in 1942 दैट्स व्हाई दिस सिंड्रोम इज सेड टू बी क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। तो आज का जो हमारा मेजर फोकस रहेगा वो इन तीनों सिंड्रोम पे रहेगा। और आपके सिलेबस में मेजर आपको किस पे फोकस करना है? कॉज एंड सिम्टम्स पे। वी फोकस ओवर कॉज एंड सिम्टम्स पे, कि क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं और कोई ट्रीटमेंट और किसी भी तरह की अदर आपको चीज़ें याद नहीं करनी। तो नाउ फर्स्ट कम ओवर डाउन सिंड्रोम। यहीं पे एक समराइज कर देती हूँ ताकि याद करना आपके लिए इजी रहे। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। नॉर्मली यदि मैं किसी भी क्रोमोसोम की बात करूं तो हमारे अंदर 1 सेट प्रेजेंट होते हैं, 1 कम फ्रॉम मदर एंड अनदर कम फ्रॉम फादर। लेकिन यहाँ पे 21st क्रोमोसोम के नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 3। दैट मीन्स 2 क्रोमोसोम कहाँ से आए हैं? मदर से, और 1 क्रोमोसोम कहाँ से आया है? फादर से। तो इंस्टेड ऑफ 2 21st क्रोमोसोम, 3 21st क्रोमोसोम आर फाउंड इन द इंडिविजुअल एंड द सिंड्रोम इज सेड टू बी डाउन सिंड्रोम। Now first come over the cause behind
डाउन सिंड्रोम, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउन सिंड्रोम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ, या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसके आइडेंटिफाइंग फीचर है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हैं। तो नाउ कम ओवर डाउन सिंड्रोम एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट कम ओवर डाउन सिंड्रोम। So it was first reported by Langdon Down. That's why this syndrome is said to be Down syndrome. Cause non-disjunction. Important question है बेटा आपका बोर्ड का। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। व्हाट डू यू मीन बाय डिसजंक्शन? दीदी मैं आपको थोड़ा सा सेल साइकिल रिकैप कराऊं तो +1 में आपने पढ़ा था कि सभी क्रोमोसोम मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल एपरेटस क्रोमोसोम गेट डिसजंक्ट एट सेंट्रोमेरिक पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग टू अपोजिट पोल। कहाँ मूव करना शुरू कर देते हैं? पोल पे। लेकिन यदि क्रोमोसोम डिसजंक्ट ही ना हो और एज इट इज़ वो एक सेल में चले जाएं और एक सेल में मिसिंग हो जाए तो उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का मतलब अलग होना, नॉन डिसजंक्शन का मतलब अलग नहीं हो पाए ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब बात आती है, हमने चैप्टर 3 में oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। तो जनरली ये प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? फीमेल में, oogenesis में। जितनी ज़्यादा एज बढ़ती जाएगी मदर की, फीमेल की, और प्रेगनेंसी होगी उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाते हैं किसके? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की। यदि मैं कहूँ कि आफ्टर द एज ऑफ 35 इफ़ फीमेल कंसीव देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर मैनी फोल्ड इंक्रीजेज। बहुत टाइम 500 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है फ्रीक्वेंसी फॉर अराइवल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन देयर प्रोजेनी। तो इट अराइज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। Which chromosome? 21st chromosome. And in which stage non disjunction किस जो डिसजंक्शन की फिनोमिना है ये किस फेज में होती है बेटा? एनाफेज 1 और प्रोफेज 1। मैं आपको 3rd चैप्टर में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रोफेज 1 ड्यूरिंग oogenesis बहुत लंबी प्रोसेस होती है, दैट इज़ फीटल स्टेज टू ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। प्रोफेज के अंदर रहता है ओवा, ओवोगोनिया, ओवा मदर सेल। तो जितनी लंबी प्रोफेज होगी उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ते जाते हैं किसके? नॉन डिसजंक्शन के, और उतने ही ज़्यादा चांस बढ़ते जाते हैं किसके? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। तो जनरली क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है? मेनली फीमेल, दैट इज लेटर और लेट स्टेज oogenesis। क्लियर? तो नेक्स्ट कम ओवर, what are the condition of Down syndrome? It involved trisomy of 21st chromosome। इंडिविजुअल में नॉर्मली कितने ऑटोसोम होते हैं बेटा? 44, और 2 क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक 21st क्रोमोसोम आ चुका है, तो इंस्टेड ऑफ 44 45 ऑटोसोम्स आर प्रेजेंट। देन व्हाट आर द कैरियोटाइप ऑफ इंडिविजुअल? तो नाउ द कैरियोटाइप of Down syndrome male and female. This is the important question for CBSE as well as NET. इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। कैरियोटाइप में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो नॉर्मल ऑटोसोम कितने हैं बेटा? 44, लेकिन यहाँ पे 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? 45 + XY। क्लियर? XY सेक्स इज सेम, मतलब मेल ही रहेंगे वो, लेकिन ऑटोसोम का नंबर क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। और किस ऑटोसोम का नंबर बढ़ा है? 21st का, क्योंकि मदर से आना कितना चाहिए था? 21st क्रोमोसोम 1, लेकिन आ कितने गए? 2। अगेन फीमेल 45 + XX। नाउ कम ओवर द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम मेल एंड फीमेल। क्या क्या आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स होते हैं? राइट डाउन हियर। ओपन माउथ, माउथ खुला रहता है उनका। प्रोट्रूडेड टंग, जीभ बाहर निकली होती है, टंग। क्रीज्ड पाम, पाम के अंदर बहुत सारे क्रीज, बिल्कुल डार्क क्रीज दिखाई देते हैं, क्रीज्ड पाम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर लो IQ, लो IQ दैट इज 40 टू मैक्सिमली 50। IQ क्या होता है ऐसे बच्चों का? बहुत कम होता है, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। दैट्स वाई दिस सिंड्रोम इज ऑल्सो सेड टू बी मंगोलियन इडियसी।
मंगोलियन इडियसी। तो आपके पेपर में यदि मंगोलियन इडियसी भी आ जाए, इडियट का मतलब जिनका IQ लो है। तो नाउ एनुलर रिंग, जो शॉर्ट स्टेचर्ड बॉडी होती है, पुअर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जब वो चलते हैं तो हिलते डुलते चलते हैं, तो पुअर मोटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। These are the some identifying points जिसके थ्रू हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं द पर्सन, द बेबी इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। तो व्हाट इज द कॉज? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। कैरियोटाइप क्या है? 45 + XY एंड 45 + XX फॉर फीमेल, एंड दीज आर द आइडेंटिफाइंग फीचर्स जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। नाउ कम ओवर अनदर chromosomal disorder which arise due to non-disjunction of sex chromosome. So now come over the other feature, other disorder. Now come over the last chromosomal disorder which arise due to non-disjunction of sex chromosome. In that category, two disorder are mainly in your syllabus: Turner syndrome and Klinefelter syndrome. We already discussed about their discovery or first noticed by different scientists. टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो इट अराइज ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। मोनोसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल में सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2 होते हैं। वन कम फ्रॉम मदर एंड अनदर कम फ्रॉम फादर। इट मे बी XX और XY, लेकिन यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम कितने आए हैं? जस्ट 1। क्लियर? दैट्स व्हाई दिस सिंड्रोम इज सेड टू बी टर्नर सिंड्रोम। सेकेंड इज क्लीनफेल्टर सिंड्रोम विच अराइज ड्यू टू ट्राइसोमी। कंपैरिजन कर लेते हैं हम, उसी के अंदर हम आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स भी पढ़ लेंगे, सिम्टम्स पढ़ लेंगे। तो ट्राइसोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, इसके अंदर इंस्टेड ऑफ 2 सेक्स क्रोमोसोम 1 chromosome is extra, 1 sex chromosome is extra, that's why we use term trisomy. So you must focus over this term monosomy and trisomy. Clear? What are the cause of these disorder? किस वजह से राइज होते हैं? तो कॉज, दोनों डिसऑर्डर का कॉज है नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एट प्रोफेज 1 नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? सिंपली याद रखें आप। अब बात आती है कि क्या है इनकी कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम इंडिविजुअल, कैरियो का मतलब क्रोमोसोम, किस तरह के क्रोमोसोम नोटिस होते हैं टर्नर सिंड्रोम में बेटा? 44 + X0। ध्यान से देखें इसको, इसके ऊपर हम थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन भी करेंगे। एंड व्हाट आर द कैरियोटाइप ऑफ क्लीनफेल्टर सिंड्रोम? 44 आर ऑटोसोम, इंस्टेड ऑफ XX और XY, XXY कंपोजिशन आर फाउंड। क्लियर? यहाँ पे कैरियोटाइप आपको क्या दिखाई दे रही है बेटा? 44 + X0, और यहाँ पे कैरियोटाइप आपको क्या दिखाई दे रही है? 44 + XXY। अब यहाँ पे देखें आप कि X है, Y क्रोमोसोम तो नहीं है, तो ये एक्चुअल में होंगी क्या? फीमेल होंगी, लेकिन 1X इज मिसिंग। तो किस वजह से उनके अंदर मेल वाले ट्रेट आते हैं, मैस्कुलाइन ट्रेट आते हैं? वहीं पे यदि आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे XXY वाई क्रोमोसोम आते ये इंडिविजुअल क्या होंगे बेटा? मेल, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इनके अंदर कैसे ट्रेट आएंगे? फेमाइन ट्रेट। नाउ बिफोर एक्सप्लेनिंग द रीज़न बिहाइंड इट, फर्स्ट रिकैप थ्रू वन एग्जाम्पल कि यदि मैं इन इंडिविजुअल्स की बात करूँ कि ये आई किस वजह से ये प्रॉब्लम, तो इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि मदर है फीमेल, उनके अंदर चल रही है oogenesis। तो oogenesis में 1 ओवा प्रोड्यूस होता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के साथ 22 + X। ऑलवेज ओवा क्या होता है बेटा? होमोगेमेटिक होती है फीमेल, तो सेम टाइप के ओवा प्रोड्यूस करती है, लेकिन मेल ह्यूमन के केस में कैसे होते हैं? हेट्रोगेमेटिक। 1 स्पर्म विथ X क्रोमोसोम, अनदर स्पर्म विथ Y क्रोमोसोम, विच रिस्पेक्टिवली सेड टू बी गाइनोस्पर्म एंड एंड्रोस्पर्म। तो यहाँ पे मदर के अंदर oogenesis चल रही है, 44 + XX था, तो ओवा कैसी प्रोड्यूस होनी थी बेटा? 22 + X इस कंपोजिशन के साथ प्रोड्यूस होनी थी नॉर्मल कंडीशन में। बट इफ नॉन डिसजंक्शन अकर,
यदि नॉन डिसजंक्शन हो गई, किसकी नॉन डिसजंक्शन हो गई, व्हाट डू मीन बाय नॉन डिसजंक्शन, एक्स एक्स अलग ही नहीं हुए, दोनों एक्स एक्स क्या हो गए थे, यहाँ पे अलग हो गए थे, बट देर इज नो डिसजंक्शन, दैट्स व्हाई दिस फिनोमिना इज सेड टू बी नॉन डिसजंक्शन। तो यहाँ पे जाना चाहिए ओवा के अंदर सेपरेटली एक्स को, लेकिन कैसी कंडीशन आई, 22 + 0, इस ओवा के अंदर कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया और एक के अंदर क्या आ गया बेटा, 22 + XX, एज इट इज दोनों XX आ गए, दैट फिनोमिना इज सेड टू बी नॉन डिसजंक्शन। क्लियर है आपको ये पॉइंट? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, ये ओवा प्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉन डिसजंक्शन की वजह से ओवा कैसे प्रोड्यूस हुए, दोनों XX एज इट इज पहुंचे और एक में कोई भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं आया, दैट मीन 0। अब यहाँ पे लिखते हैं हम फादर की, 44 + XY फादर और मेल। क्लियर? यहाँ पे स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे वो, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। नॉर्मल स्पर्मेटोजेनेसिस थ्रू आउट द लाइफ चलती है, आपको मैंने बताया ही था, हालांकि एजिंग में थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन इट कंटिन्यू फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप नहीं होती, डेथ तक प्रोसेस चलती रहती है, स्पर्म की फॉर्मेशन होती रहती है। तो यहाँ पे स्पर्म बने 22 + X which is said to be gynosperm and another sperm is 22 + Y that is said to be androsperm। तो अब आप ध्यान से देखें कि फ्यूज़न होती है तो कैसे केसेस अराइज होंगे। तो यहाँ पे यदि हम थोड़ा सा फ्यूज़न दिखा दें तो आप देखें कि दिस ओवा व्हेन फ्यूज विथ गाइनोस्पर्म व्हाट कंडीशन प्रोड्यूस, 44 + X0। Clear? And when this ova fuse with this sperm, then condition arises 44 + XXY. Clear? Now this syndrome is said to be Turner syndrome and this syndrome is said to be Klinefelter syndrome। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि what are the reason behind Klinefelter and Turner syndrome। तो आपको रीज़न क्लियर हो गया होगा कि प्रॉब्लम किस वजह से राइज हो रही है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, और दिस नॉन डिसजंक्शन अकर इन फीमेल, दैट इज इन मदर रादर देन मेल। नाउ कम ओवर द पेकुलियर फीचर, ये तो आपको रीज़न क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी हम फीचर की बात आ जाते हैं कि किस तरह के फीचर डेवलप होते हैं इन इंडिविजुअल्स में। तो अब यदि मैं इनकी सेल की बात करूं तो मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करा दूं। नॉर्मल फीमेल होती है बेटा 44 + XX, और यदि हम उसके सेल की बात करें, दिस इज़ फीमेल ओवा, या हम सेल की बात करें, नॉर्मल सेल की बात करें, डिप्लॉयड सेल की, तो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं बेटा, 2 XX। क्लियर? अब फीमेल में क्या होता है कि 1 X इज फंक्शनल एंड अनदर X गेट हेट्रोक्रोमेटाइज्ड, डेंस पैकिंग हो जाती है और कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। नाउ इन नॉर्मल कंडीशन में 1 X is functional, 1 X remain functional and another get darkly stained and notice at towards nuclear membrane and the structure is said to be bar body। Clear? This structure is said to be bar body। तो how can you define bar body? तो bar body are, वैसे हम next chapter molecular basis of inheritance में डिस्कस करेंगे पैकिंग ऑफ DNA में। bar body is heterochromatized, पार्शियली हेट्रोक्रोमेटाइज्ड, मतलब पार्शियल हेट्रोक्रोमेटाइजेशन हो जाती है, डेंस पैकिंग हो जाती है हेट्रोक्रोमेटाइज्ड एक्स क्रोमोसोम, एंड दीज आर डार्कली स्टेन्ड स्पॉट नियर न्यूक्लियर लमाइना ऑफ फीमेल। तो बार बॉडी किस चीज़ को डेजिग्नेट कर रही है बेटा, फीमेल को। यदि 1 X क्रोमोसोम होंगे 1 बार बॉडी होगी, इफ 1 बार बॉडी इज प्रेजेंट, 1 बार बॉडी इज प्रेजेंट, देन दिस कंडीशन इज सेड टू बी नॉर्मल फीमेल। क्लियर? अब आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे 44 X0 की बात करें कि ये है टर्नर सिंड्रोम फीमेल का न्यूक्लियस, तो और यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो 1 X तो फंक्शनल रहेगा, तो देर इज नील बार बॉडी, नो बार बॉडी, तो देर इज नील बार बॉडी।
in Turner syndrome nil bar body because here only one X chromosome is present. तो नॉर्मल फीमेल की बात करें तो 1 बार बॉडी इज प्रेजेंट और टर्नर सिंड्रोम फीमेल की बात करें तो देर इज नो बार बॉडी. इफ देर इज नो बार बॉडी देन द लेवल ऑफ FSH is least. This bar body is responsible for release of follicle stimulating hormone. अब menstrual cycle को यदि हम recap करें तो if there is no folliculogenesis then there is no ovulation, there is no menstrual cycle. तो in case of Turner syndrome female there is absence of bar body, hence all feminine traits, मेजर फेमाइन ट्रेट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होती हैं. तो इन फीमेल के अंदर ड्यू टू लेवल ऑफ FSH इज़ वेरी लो और नील अमाउंट, दीज फीमेल बिहेव लाइक अ मेल. किसकी तरह बिहेव करती हैं, मेल की तरह. तो नाउ कम ओवर द, अब सेकेंड बार बॉडी, इनका कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ. यदि मैं नॉर्मल मेल की बात करूँ, नॉर्मल मेल की बात करूं तो उनके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन बेटा XY. और मैंने बताया कि Y तो सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पे देखें आप XY, तो देयर इज नील बार बॉडी. नॉर्मल मेल की बात करें तो नील बार बॉडी. बार एंड बर्टम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने नोटिस किया था ये न्यूक्लियर लमाइना में डार्कली स्पॉन्ड एरिया, दैट्स वाई दिस बॉडी इज सेड टू बी बार बॉडी. यदि अब हम क्लीनफेल्टर मेल की बात करें तो जब हम उनके सेल को देखते हैं तो हमें कैसी कंडीशन दिखाई देती है, आप ध्यान से देखें. दिस न्यूक्लियस XY, क्लियर. तो एक X तो एज इट इज रहेगा, अनदर X गेट हेट्रोक्रोमेटाइज्ड एंड दिस appear like darkly stained स्ट्रक्चर. तो जब हम यदि क्लीनफेल्टर मेल के सेल को देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो वहाँ पे हमें क्या दिखाई देती है बेटा, 1 बार बॉडी. क्या दिखाई देती है, 1 बार बॉडी. एंड द बार बॉडी इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल रादर देन मेल. तो अब यहाँ देखा आपने कि 1 बार बॉडी किस में प्रेजेंट था, नॉर्मल फीमेल में. क्लीनफेल्टर मेल के अंदर भी 1 बार बॉडी प्रेजेंट है. दैट मीन्स क्लीनफेल्टर मेल किसकी तरह बिहेव करेंगे, कैसे ट्रेट आएंगे उनके अंदर, फेमाइन ट्रेट आएंगे. तो दीज आर मेल विथ फेमाइन ट्रेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 बार बॉडी, वेयर एज टर्नर सिंड्रोम फीमेल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बार बॉडी बिहेव लाइक अ मेल और मेस्कुलाइन ट्रेट्स आर अपीयर और normal menstrual cycle are absent. Now come over the identifying points of these syndrome. So now come over the identifying points of these syndrome. Identifying points. आपने देखा कि इन फीमेल में बार बॉडी क्या होती है, एब्सेंट होती है. बार बॉडी एब्सेंट, इसी के अराउंड घूमेगा बेटा सारा का सारा सिम्टम. तो बार बॉडी इज एब्सेंट. रूडिमेंट्री ओवेरी इज वेल डेवलप नहीं होती, लेस डेवलप होती है. रूडिमेंट्री होती है, नॉन फंक्शनल होती है. रूडिमेंट्री ओवरी दैट इज ओवरी filled with dense connective tissue. CT stand for connective tissue. Second feature, short statured body. Height 5 feet से less होगी, that is height is less than 5 feet. Web neck, गर्दन बिल्कुल छोटी होगी, web neck. सीरियस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम होगी बाय बर्थ. वैस्कुलर प्रॉब्लम्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल,
और किस तरह का बिहेवियर होगा, किस तरह का बॉडी पोस्चर होगा, मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन बॉडी पोस्चर और कंटूर, मेल लाइक पोस्चर होगा इनका। तो अब बात आती है कि ऐसे लोग जनरली सोसाइटी में बड़ा ही हेटेड बिहेवियर होता है इनके साथ। तो जैसे ही पता चले कि द प्रोजेनी इज सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम, तो हम उनको एस्ट्रोजन थेरेपी देके मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी शुरू करवा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ लीड करा सकते हैं, मतलब ताकि उनको सोसाइटी में एम्बैरस फील ना हो। तो जनरली ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूडिमेंट्री ओवरी, ये फीमेल कैसी होती हैं बेटा, स्ट्राइल होती हैं। दीज फीमेल आर स्ट्राइल इन नेचर, स्ट्राइल इन नेचर, बट नॉर्मल बिहेवियर या नॉर्मल इनका जो फेमाइन ट्रेट्स हैं उसको हम डेवलप करा सकते हैं ड्यू टू एस्ट्रोजन थेरेपी एंड ड्यू टू FSH थेरेपी, मतलब हार्मोनल सप्लीमेंट्स देके ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे हम इनको नॉर्मल लाइफ लीड करा सकते हैं। नाउ कम ओवर द आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स ऑफ क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। तो नाउ कम ओवर द आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स of Klinefelter syndrome. What are the identifying points of Klinefelter syndrome? First, due to presence of bar body, due to presence of one bar body, one extra chromosome, X chromosome is present, that's why one bar body is present. Due to presence of one bar body, feminine traits appear in male, like high pitch voice, पतली आवाज हो जाती है, high pitch voice, तीखी एंड पतली आवाज, development of breast, बॉडी कंटूर, फीमेल लाइक बॉडी कंटूर, फीमेल लाइक बॉडी की शेप हो जाती है इनकी। एंड मेल के अंदर कैसे ट्रेट आ रहे हैं, फीमेल लाइक ट्रेट आ रहे हैं। एंड वी यूज टर्म गायनिकोमेशिया, गायनिकोमेशिया। तो आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय गायनिकोमेशिया, तो डेवलपमेंट ऑफ फेमाइन ट्रेट इन मेल, we use term gynecomastia, mainly development of breast and high pitch voice. Another point of Klinefelter syndrome, knocked knee, घुटने जुड़े होते हैं, knocked knee, poor development of testicles, poor development of testis or testicles, and absence of spermatogenesis, because in that male the level of FSH is very high due to presence of bar body, or the level of estrogen is also high. That's why these male are 100% sterile. 100% क्या होते हैं, ये sterile होते हैं। तो चाहे टर्नर सिंड्रोम हो चाहे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, बोथ आर sterile in nature, but सोसाइटी में बड़ा हेटेड बिहेवियर होता है। तो आपको रीज़न क्लियर हो गया होगा कि हमें ऐसे बच्चों के साथ या ऐसे लोगों के साथ हेटेड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉज क्या है, नॉन डिसजंक्शन। और ये किसकी वजह से अपेयर हुआ है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन oogenesis। नॉन डिसजंक्शन किस टाइम पे अपेयर हो रही है, मदर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है oogenesis में, तो उन बच्चों को ब्लेम नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ लीड करा सकते हैं। टर्नर सिंड्रोम फीमेल को वाया एस्ट्रोजन थेरेपी एंड क्लीनफेल्टर सिंड्रोम मेल को वाया टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। तो ये था हमारा चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो आज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच।